Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Mathi Commerce classes, मुजफ्फरपुर बिहार। ये वीडियो हमने बीकॉम पार्ट 1 के लिए बनाया था। उसके बाद अब हम बीकॉम पार्ट 2 के लिए वीडियो बना रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको सिलेबस बताएंगे और कुछ इंफॉर्मेशंस भी देंगे। बीकॉम पार्ट 1 के बाद जो हमारा अभी लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, इसमें अभी एग्ज़ाम का जो भी न्यूज़ आ रहा है वो पार्ट 1 का एग्ज़ाम में भी हो भी सकता है, लेकिन पार्ट 2 के लिए अभी टाइम है। तो जो भी लर्नर हैं उनको अगर लग रहा है पार्ट 2 में अगर कुछ भी नहीं पढ़ पाए हों तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने पढ़ाई को जारी रखें और लॉकडाउन के बाद हम लोग फिर उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है वो बेसिकली बिहार यूनिवर्सिटी के लिए हम आज बता रहे हैं, जो ऑल ओवर लगभग सिलेबस सेम ही होता है हर जगह का बेसिकली, लेकिन कुछ चेंज हो जाते हैं। तो फिलहाल हम आज आपको बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि आपका सिलेबस में यहाँ देखिए तो अकाउंटिंग का नाम स्पेशलाइज्ड हो जाता है और बीकॉम सेकेंड ईयर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, 7 यूनिट बनाया गया है, जिसमें से 5 यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यही अगर मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें या हम कोई दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उस यूनिवर्सिटी में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स भी होते हैं और फिर लॉन्ग टर्म भी होते हैं। बिहार यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई बात नहीं होती है, उसमें नॉर्मली आपके लॉन्ग टर्म होते हैं, 5 थ्योरी होता है, 5 प्रैक्टिकल होता है। 10 क्वेश्चंस हुए, आपको उसमें से कोई भी 5 को फुलफिल करना पड़ता है। तो ये आपका 2 ऑनर्स पेपर होता है स्पेशलाइज अकाउंटिंग में, एक हमारा स्पेशलाइज अकाउंटिंग हो गया अकाउंट्स का और दूसरा आपका बिजनेस लॉ हो जाता है। ये 2 ऑनर्स पेपर है, 100 मार्क्स के लिए होता है। तो जरा देखेंगे इसमें पहला यूनिट जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंड बोनस शेयर, यानी कि इस यूनिट में 2 चैप्टर है और दोनों में से कोई भी एक आपको पूछा जाएगा। तो एक आपका ये बिल्कुल नया चैप्टर है, आप लोग इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे ये चैप्टर। बस इसमें मेन टर्म क्या था, इनकॉर्पोरेशन, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सेकेंड चैप्टर है एमालगेमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। आप लोग 12th में और पार्ट 1 में आप लोग पढ़े थे फर्म डिसॉल्व हो जाती है या एडमिशन होता है फर्म का, रिटायरमेंट होता है। बट यहाँ पर क्या है, फर्म को क्लोज करने से पहले फर्म में कुछ चेंज लाया जाता है, यानी कि हमारे पास एक बाउंड्री लाइन आ जाते हैं, जैसे एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, ये हम लोग 12th में पढ़ चुके। पार्ट 1 में हम लोग डिसॉल्यूशन पढ़ते हैं, इंसॉल्वेंसी का एग्जैक्टली। तो इस दोनों के बीच में एक कंडीशन आती है, लेकिन वो कंपनी की, यानी स्पेशलाइज में हम लोग ऑल ओवर कंपनी का ही चीज़ पढ़ेंगे। तो कंपनी वर्स्ट केस में एमाल कैसे होती है, एब्जॉर्ब कैसे होती है और रिकंस्ट्रक्ट कैसे होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर है लिक्विडेशन, यानी जैसे फर्म डिस्क्लोज होती है, फर्म का डिसॉल्यूशन होता है, वैसे कंपनी भी कभी कभी बंद हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विडेशन। उसके लिए भी हम लोग फर्दर पढ़ाई करेंगे। उसके बाद है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यानी होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी के बारे में है, जो आपका बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जिसमें कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को अपने में मिलाकर जब होल्ड करती है तो कैसे हम लोग दोनों का बैलेंस शीट एक साथ बनाते हैं। तो जब 2 कंपनी का बैलेंस शीट एक साथ बनाते हैं तो उसी को बोला जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वो भी हम लोग बनाना सीखेंगे। और एक चैप्टर जरा आप यहाँ देखिए, हमने शॉर्ट में लिखा है एनपीओ, और मेरे ख्याल से ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये 12th में आपका पहला यूनिट है, तो आप लोग फिर पार्ट 2 में उसको रिमाइंड करेंगे और इसके लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, क्योंकि एनपीओ हमारा 12th का है, तो 12th का हमारे वीडियो में ये चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ाया है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी है, लेकिन हम लोग पार्ट 1 में पढ़े इंसॉल्वेंसी पार्टनरशिप का और हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी कंपनी का। तो बहुत इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है स्पेशलाइज्ड,
यानी स्पेशल है तो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, यानी कि कंपनी के बारे में। और लास्ट आपका है कुछ बैंकिंग कंपनीज के बारे में आपको अकाउंटिंग बनाना है। और तरह तरह का कंपनी है, कोई प्राइवेट बैंकिंग कैसे काम करती है, पब्लिक बैंकिंग कैसे काम करती है, गवर्नमेंट बैंकिंग कैसे काम करती है, सब्सिडियरी बैंकिंग कैसे काम करती है, पुराने समय में हमारे बैंक की क्या स्थिति थी, यानी ऑल ओवर हम लोग बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड टर्म को जानेंगे। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 केवल 7 यूनिट है, कोई ज़्यादा नहीं है आपका। और इस सारे यूनिट के सारे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो इसमें एक ही चैप्टर है जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम लोग अपने यूनिट के अनुसार हम आज के इस वीडियो में आपका सिलेबस का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट यूनिट को आज हम लोग बेसिक चीज जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल जानेंगे। आई होप आपको अच्छा लगना चाहिए और आप ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखें। जैसे पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हमने एक वर्ड लिखा है प्रायर। प्रायर को हम लोग बिफोर भी बोल सकते हैं, यानी पहले, और आफ्टर तो आफ्टर ही होता है, यानी बाद में। प्रायर को बिफोर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, पहले और बाद में, और ये वर्ड क्या है, प्रॉफिट लॉस, यानी कि लाभ और हानि। बट किसके पहले किसके बाद, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, इनकॉर्पोरेशन। आप इनकॉर्पोरेशन को अटेंड करेंगे, ये बोनस हम लोग बाद में बात करेंगे। अब एक कंपनी के बारे में बात करते हैं नॉर्मल वे में। बिजनेस कब शुरू किया जाता है, क्या बिजनेस जो हमारी कंपनी है क्या अचानक शुरू हो जाती है या उसके लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं। आप लोग को पता होगा, आप लोग बीएसटी में जरूर पढ़े होंगे, जो कोई भी बिजनेस को चलाने से पहले हमें परमिशन लेना पड़ता है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप है तब भी लेना है, अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो एक्ट 1932 को फॉलो करना है, और अगर हम लोग कंपनी चलाने की बात सोच रहे हैं तो कंपनी तो हमारा 1956 है, बट अब हमारे सिलेबस में वो रिवाइज्ड हो गया 2013। तो हम लोग 2013 के बारे में बात करें, आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा भी रहता है 2013 रिवाइज्ड वैल्यू, यानी कंपनी का कौन सा एक्ट आपको पढ़ना है, 2013 एक्ट। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऐसे हमारी कंपनी का जो भी रूल रेगुलेशन है वो कब बना, 1956 में, यानी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में बनी और उसको रिवाइज्ड किया गया 2013, और उसी एक्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इस एक्ट को, हम लोग वापस जाते हैं जो क्या कंपनी को शुरू करने से पहले हम लोग के पास प्रोसीजर होता है, और शायद आपको पता होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस, ये तीन का नाम आप लोग जानते ही होंगे। ये तीन एक प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस के द्वारा हम कंपनी को शुरू करते हैं और हम शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, व्हाटएवर हम बिजनेस को रन कराते हैं। अब बात आती है ये सारे चीज़, यानी कि अगर आपका एक्ट जो है वह आपको जब तक सर्टिफिकेट नहीं देगा तो क्या आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, उसके लिए ये चैप्टर बना है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी का बनाया बनाया बिजनेस को भी परचेज करते हैं, यानी कि किसी का बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर रहा है और हम उसके बिजनेस को, वो बेचना चाह रहा है अपने बिजनेस को और हम उसके कंपनी को खरीद रहे हैं, तो दैट मीन उसका तो ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है। तो वैसी स्थिति में हम नया जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नया रजिस्ट्रेशन होने में अगर समय लगता है तो हम बिजनेस को तो रन करा ही सकते हैं, भी प्रैक्टिकली हम ऐसा कर सकते हैं। तो बेसिकली ये स्पेशल अकाउंटिंग है, इसमें आपको यह बताया जाता है जो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, before you getting certificate of business or by the 2013 Companies Act, you will start your business in running। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस को, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा, अगर आप सर्टिफिकेट से पहले बिजनेस को शुरू कर दिए और फिर आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, सर्टिफिकेट तो आना ही आना है, तो बीच का जो ड्यूरेशन पीरियड होता है उस पीरियड को क्या करेंगे समझाने के लिए आप
ये समझिए जो 1 जनवरी को हमने किसी की कंपनी को परचेज किया 1 जनवरी को, तो यानी हमारा बिजनेस शुरू कैसे हो गया 1 जनवरी से। लेकिन हमने इसके लिए फॉर्म पिछले 3 मंथ्स पहले ही भर दिया था, लेकिन हमने बिजनेस को 1 जनवरी को रन करा दिया और सर्टिफिकेट आया हमारे पास, सपोज कीजिए मार्च में आया, यानी कि या 1 अप्रैल को हमारे पास सर्टिफिकेट आया। तो अब आप ही बताइए जनवरी फरवरी मार्च के 3 मंथ्स जो हमने बिजनेस को रन किया और सर्टिफिकेट कब आया 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल जो होगा वह क्या कहलाएगा इनकॉर्पोरेशन, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, दोज डेट विच कैन रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। बट हमने शुरू कब किया 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी टू 1 अप्रैल ये जो हमारा पीरियड हो गया वो बिफोर हो गया। किसके बिफोर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कमेंसमेंट के बिफोर। और अप्रैल से जो हमारा बिजनेस चलेगा, चूंकि हम जनवरी को शुरू किए तो कैलेंडर ईयर हो गया, और कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर आप अच्छे से समझ सकते हैं सवाल को बनाने में। अगर हम जनवरी का बनाते हैं, कैलेंडर बना रहे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 मंथ्स हमारा क्या हो गया बिफोर में आ गया, जिसको हम प्रायर बोल देंगे, ठीक है। और अप्रैल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो अप्रैल से लेकर हमारा दिसंबर काउंट करेगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि आफ्टर कितने मंथ्स हो गए 9 मंथ्स हो गए। ऐसे भी आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1 ईयर कंप्लीट हो गया। अब क्या है हमारा इनकॉर्पोरेशन जो हुआ वो कब हुआ 1 अप्रैल को, ये इनकॉर्पोरेशन हो गया 1 अप्रैल। तो बिफोर जो हो गया वो 3 मंथ्स हो गया और आफ्टर जो हो गया वो 9 मंथ्स हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर में हर डेट पर काम करेंगे और डेट को इनकॉर्पोरेट समझेंगे, सर्टिफिकेट समझेंगे, रजिस्ट्रेशन डेट समझेंगे, और उसके बाद बिफोर और आफ्टर के द्वारा हम लोग कुछ टर्म को बनाएंगे, और वो टर्म का नाम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली ये क्यों होता है, exactly knowing about profit loss, exactly knowing about the financial position of the business, exactly knowing about अगर कोई लॉस सफ़र कर रहा है तो उस लॉस को कंपनसेट करेगा, अगर कोई प्रॉफिट ही बना रहा है तो उस प्रॉफिट को शेयर कौन करेगा। यानी कि बिजनेस को समझने का ये एक नया तरीका है जो पार्ट 2 के सिलेबस में है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको केवल सिलेबस बताए और फर्स्ट यूनिट को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने इस फर्स्ट यूनिट को डिटेल से जानेंगे और सवाल बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।